एपिसोड 1 मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, जहां रोज कितने लोग यहां आते हैं। कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है तो कोई अपनों को छोड़कर आता है। इसी शहर में आधी रात को होटल इन्फेरी के टेररिस्ट पर एक आदमी अधमारी हालत में पड़ा दर्द में चिल्ला रहा था। उसी के सामने एक आदमी ब्लैक सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर उस नीचे पड़े इंसान को देख रहा था। उस इंसान की हाइट 6 फीट 3 इंचेस है। गोरा रंग, गहरी नीली आंखें जिसमें एक बार कोई देख ले तो दोबारा देख ना पाए। उसकी उम्र 26-27 के करीब। उसका चेहरा इतना खतरनाक था कि कोई भी उसको आंखें उठाकर देख नहीं रहा था। वो नीचे पड़ा आदमी बोल रहा है, किंग, मुझे नहीं पता उस आदमी का नाम। मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उसने मुझे बोला कि आपकी बहन को उस जगह पर लाने को। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज किंग, मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। बोलकर रोने लगा। तेरी इतनी हिम्मत की तो मेरी बहन पर आंख उठाकर देखेगा। कहकर वो आदमी अपने हाथ में लिए चाकू से नीचे पड़े आदमी का हाथ काट देता है और वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है तो उसकी जबान भी काट देता है। किंग बोलता है, जो मेरे परिवार पर आंखें उठाएगा उसकी आंखें मैं निकल दूंगा। उसका चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके आसपास के गार्ड और उसके असिस्टेंट भी डर से कांप रहे थे। किंग अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर बोलता है, समर, इस आदमी को अपने बेस पर ले जाओ और तब तक टॉर्चर करो जब तक ये अपना मुंह ना खोले। समर ने कहा, यस बॉस, बोलकर गार्ड्स को इशारा करता है। उस आदमी को लेकर चला जाता है। तो ये है हमारे कहानी के हीरो आहान अग्निवंशी, जो दुनिया के लिए हीटलेस पसंद है बट अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आहान सबके जाने के बाद अपने वॉच में टाइम देखता है, जिसमें रात के 1 बजे थे। ये देख वो वहां से निकलकर अपने होटल रूम में चला जाता है। ये रूम बहुत ही ज्यादा आलीशान और क्लासी था। हर चीज सलीके से रखी थी। रूम का इंटीरियर ब्लैक और ग्रे था। रूम में एक बड़ा सा राउंड शेप का बेड था जिस पर ब्लैक बेडशीट था। रूम के लेफ्ट साइड एक बड़ा सा बालकनी था जिससे आधा मुंबई दिख रहा था। आहान रूम में आकर अपने बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर आधे घंटे में बाहर आता है। उसके कमर पर सिर्फ एक टॉवल था जिसमें उसके ब्रॉड चेस्ट और उसके 8 पैक एबीएस दिख रहे थे, जो दिखने में किसी हीरो को भी फेल कर दे। इस टाइम अगर कोई भी लड़की आहान को देख ले तो वो वही बेहोश हो जाए। आहान एक ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टी शर्ट पहन कर आता है और अपने बेड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह के 7 बजे वो उठकर रेडी होकर होटल के बाहर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कार के पैसेंजर सीट पर उसका असिस्टेंट समर उसको आज का शेड्यूल बता रहा था और वो पीछे बैठे अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर उसका सिक्योरिटी इंचार्ज रॉकी बैठा हुआ था। कार जाकर अग्निवंशी इंटरप्राइज के बाहर रुकती है, साथ में बोर्डगार्ड्स की कार भी रुकती है। आहान कार में से निकलकर अपने खतरनाक ऑरा के साथ ऑफिस में इंटर करता है। ऑफिस में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। आहान सीधे अपने पर्सनल लिफ्ट से अपने ऑफिस के 15th फ्लोर पर आकर अपने ऑफिस में चला जाता है, साथ में उसका असिस्टेंट भी जाता है। ऑफिस बहुत बड़ा था। ऑफिस के लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा गिलास विंडो बनी थी जिससे पूरा शहर दिखता है। उसी में एक बड़ा सा टेबल रखा था और उसी के पास एक चेयर थी। आहान आकर अपने चेयर पर बैठे कर बोलता है, समर। यस बॉस। आहान ने कहा, आज की मिस्टर गुप्ता वाली मीटिंग कितने बजे है? बॉस 2 बजे है और डायरेक्टर की मीटिंग 10 बजे। ठीक है, जाओ, बोलकर अपने काम में लग जाता है। समर केबिन से बाहर निकलकर चैन से सांस लेता है, फिर बोलता है, गॉड प्लीज हेल्प करना। पता नहीं आज की मीटिंग में इस डेविल का मूड कैसा होता है। बोलकर चला जाता है मीटिंग की तैयारी करने। इस टाइम मीटिंग रूम का माहौल काफी गर्म था। सारे डायरेक्ट के सर पर पसीना था और आहान का फेस फाइल और रिपोर्ट देखकर गुस्सा से लाल था। फिर वो फाइल को फेंक कर गुस्से में बोलता है, इस मंथ हमारे कंपनी से 2 प्रोजेक्ट कैसे मिस हुए बताओ मुझे। कोई कुछ बोल नहीं पाता है तो आहान गुस्से से, तुम लोग के पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है। मुझे मेरे दोनों प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं तो सब अपने जॉब छोड़ने को रेडी रहना। ये बोल मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। आहान के जाने के बाद मीटिंग में बिल्कुल शांति हो जाती है तो समर बोलता है, आप सब पास 1 वीक का टाइम है। उसके बाद आपको पता है यहां से निकलने के बाद आपको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। सो डू योर वर्क फास्ट, बोलकर वो भी चला जाता है। ऐसे से ही दिन निकल जाता है और रात को करीब 10 बजे आहान अपने ऑफिस से अपने विला की तरफ जा रहा था। उसके साथ उसके समर और रॉकी भी थे। आहान पीछे बैठे अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। रॉकी ब्रेक लगता है, फिर भी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है।
अब तक आहान अपने ऑफिस से करीब रात 10 बजे अपने असिस्टेंट समर और रॉकी के साथ अपने विला के लिए निकलता है। अचानक एक लड़की कार के आगे आ जाती है। रॉकी ब्रेक लगता है, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। रॉकी के फेस पर डर साफ साफ दिख रहा है और समर भी रॉकी को देख रहा था। आहान, क्या हुआ? रॉकी ने कहा, बॉस वो गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आ गई और शायद उसको चोट भी आई है, ये सब वो डर कर बोलता है। आहान ने कहा, एक स्पेशलिस्ट फेस के साथ जाकर चेक करो, अगर जिंदा है तो हॉस्पिटल ले जाओ बोलकर अपना काम करने लगता है। आहान, क्या हुआ? रॉकी, बॉस वो गाड़ी के सामने अचानक एक लड़की आ गई और शायद उसको चोट भी आई है, ये सब वो डर कर बोलता है। आहान, एक स्पेशलिस्ट फेस के साथ जाकर चेक करो, अगर जिंदा है तो हॉस्पिटल ले जाओ बोलकर अपना काम करने लगता है। रॉकी कार से बाहर निकलकर जब उस लड़की को देखता है तो फ्रिज हो जाता है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता है। जब समर देखता है कि रॉकी कुछ कर नहीं रहा है तो वो भी बाहर जाकर देखता है तो उसका भी वही रिएक्शन होता है। आहान देखता है कि 10 मिनट हो गया है और समर और रॉकी कार में नहीं आए हैं तो वो गुस्से में आवाज देता है, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में चले गए थे। आहान गुस्से में कार से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहां एक लड़की अधमारी हालत में है, उससे सर से ब्लड निकल रहा है, उसके हाथ और पैर में बहुत कट लगा है, बाल पूरा रेड हो गया है, कपड़े भी पूरा रेड है, फेस दिख नहीं रहा था क्योंकि फेस में ब्लड और मिट्टी लगी है, उसकी हालत बहुत खराब थी। आहान सबसे पहले होश में आता है और उस लड़की को अपने गोद में उठाकर कार की तरफ ले जाता है, फिर बोलता है कार स्टार्ट करो और लड़की को लेकर बैक सीट पर बैठ जाता है। आहान के बोलने पर वो दोनों होश में आते हैं और कार में बैठ जाते हैं। रॉकी कार फुल स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ ले लेता है। आहान एक तक बस उस लड़की को देख रहा था। 15 मिनट में कार सिटी हॉस्पिटल के आगे रुकती है। रॉकी कार का गेट जल्दी से ओपन करता है। आहान कार से बाहर निकलकर जल्दी हॉस्पिटल के अंदर जाता है। आहान लड़की को जल्दी स्ट्रेचर पर लेटा देता है। डॉक्टर पहले से ही आहान को देखकर डरे हुए थे, वो उसको ऑपरेशन थिएटर के तरफ ले जाते हैं। आहान एक डॉक्टर को रोककर अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोलता है, डॉक्टर अंश सिंह को बुलाओ जल्दी। वो डॉक्टर आहान की बात सुन हाँ में सर हिलाकर अंश के कैबिन के तरफ चला जाता है। 5 मिनट में वहां अंश आ जाता है और आकर हंस के बोलता है, क्या बात है आज मेरे बीरू को मेरी याद कैसी आ गई, कहीं गब्बर से मिलने तो नहीं जाना है ना, बोलकर हंसने लगता है। आहान गुस्से में उससे घूरता है तो अंश अपना दांत दिखा देता है। आहान अपना सर हिला देता है। आहान, ओटी में जाओ। अंश सीरियस फेस के साथ, क्या हुआ, घर पर सब ठीक है ना? आहान, सब ठीक है, अंदर जो लड़की है उसका ट्रीटमेंट करो बोलता है तो अंश में सर हिलाकर अंदर चला जाता है। वहीं खड़े रॉकी और समर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ आहान को देख रहे थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसके बॉस है। उसके बॉस एक अनजान इंसान, वो भी एक लड़की की इतना परवाह कर रहे हैं। उनका तो ये हालत था कि वो किसी और ही को मिल रहे हैं। आहान की नजर जब उन पर पड़ता है तो अपना एक अब्राव उठता है जिससे दोनों होश में आते हैं और अपना सर नीचे कर लेते हैं। आहान अपना एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वही बैठ जाता है। ऐसे ही 4 घंटे बीत जाते हैं। समर आहान को कॉफी लाकर देता है और बोलता है, बॉस आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए जब तक हम यहाँ रुकते हैं, ये भी वो डर कर बोलता है। आहान कॉफी ले लेता है बट कुछ नहीं बोलता है। ऐसी ही सुबह के 6 बज जाते वही आहान वहां से हिलता भी नहीं है, बस एक तक ओटी को देख रहा था। कोई नहीं बोल सकता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। करीब 7 बजे ओटी का गेट ओपन होता है और अंश अपना सर्जिकल कैप निकाल बाहर आता है। वो आहाना के पास आकर बोल है, मेरे कैबिन में चलकर बात करते हैं बोलकर अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। आहान भी उसके पीछे अंश के कैबिन की तरफ चला जाता है और उसके पीछे समर और रॉकी भी। अंश का कैबिन, अंश अपने कैबिन में अपने चेयर पर अपना सर नीचे करके बैठा था। आहान कैबिन में आकर सोफे पर बैठ जाता है। उसके पीछे रॉकी और समर खड़े हो जाते हैं। आहान स्पीक, अंश अपना सर ऊपर करता है तो उसके आंखें नम थी। ये देखकर समर और रॉकी एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आहान अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अंश को देख रहा था। अंश खुद को शांत करके बोलता है, ये लड़की कौन है? तो रॉकी उसको एक्सीडेंट वाला पूरा इंसिडेंट बता देता है तो अंश बोलता है, इसकी ये हालत एक्सीडेंट से नहीं हुआ है बल्कि कुछ और ही है। ये सुन समर और रॉकी शॉक हो जाते हैं। अंश बोलना स्टार्ट करता है, पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है, उसके बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर है, इसकी रिब्स और बैक बोन भी फ्रैक्चर है। ऐसा लगता है जैसे इसका काफी लंबे टाइम तक इसका इलाज नहीं हुआ है। इसके पैर के नी में भी प्रॉब्लम है, हैंड के काफी कट है जिसे चाकू से काटा गया है, हाथ पैर पर भी बनिंग है जो कि लोहे के रोड से शायद मारा गया है। इतना बोलकर अंश चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सब सुनकर समर और रॉकी की भी आंखें नम हो जाती है।
लेकिन आहान का फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है, कोई बता नहीं सकता है कि वो क्या सोच रहा है। अंश, हमने अभी उसकी कंडीशन कंट्रोल में लाने की कोशिश की है, लेकिन पेशेंट काफी वीक है, इसलिए अभी कोई भी सर्जरी उसके लिए रिस्की होगा। हमने कुछ ब्लड टेस्ट और भी कुछ टेस्ट किए हैं, उसके रिपोर्ट आज इवनिंग तक आ जाएंगे, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ टाइम चुप रहकर बोलता है, सयाद उस पे रेप अटेम्प्ट भी हुआ है, गले और हाथ पर बाइट के निशान है। इतना बोलकर चुप हो जाता है। ये सुनकर आहान की हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। आहान, उसके ठीक होने के चांस कितने हैं? अंश, ब्लड काफी लॉस हो गया, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, और लड़की की एज 17-18 वर्ष होगा। ऐसा लगता है कि उसने सयाद काफी दिन से कुछ खाया नहीं है, और ज्यादा भागोने पर उसके पैर में कुछ जंगली कीड़े कटे हैं। समर, कोई इतना क्यूर कैसे हो सकता है? कोई इतना छोटी बच्ची को कोई कैसे टॉर्चर कर सकता है? ये कह इसकी आंखें नम हो जाती है। रॉकी, समर शांत हो जाओ, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, उनको अपनी नफरत और जलन में कुछ भी कर सकते हैं। अंश, मुझे तो सबसे ज्यादा इस बात की हैरानी है कि इतना कुछ सहने पर भी इसमें जिंदा रहने की विल पावर है। वो जिंदा रहना चाहती है। इतना बोल चुप हो जाता है। आहान सबकी बातें सुनता है, फिर कैबिन से निकलते टाइम बोलता है, इवनिंग में रिपोर्ट आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। इतना बोल कैबिन से बाहर निकल जाता है। आहान कैबिन से निकलकर एक बार आईसीयू की तरफ देखता है, जहां वो लड़की जिंदा लाश की तरह है। उसके आसपास बहुत सारे मशीन लगे थे और पूरे बॉडी में बैंडेज लगे हैं। ये सब देखकर आहान वहां से हॉस्पिटल के बाहर की तरफ निकल जाता है। कार में ऑलरेडी समर और रॉकी थे। रॉकी कार का दूर ओपन करता है तो आहान आकर कार के बैक सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट हो जाता है। आहान, समर, लकी को बोलो कि इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन निकले। समर, यस बॉस, बोलकर लकी को कॉल कर देता है। लकी आहान के टीम का एक ऐसा मेंबर था जिसके लिए किसी की इंफॉर्मेशन निकालना बड़ी बात नहीं थी। ये कंप्यूटर जीनियस था, गवर्नमेंट डाटा को भी हैक करके इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। कार जाकर एक बड़े से विला के पास रुकती है, उसके आसपास सिर्फ जंगल है। विला के चारों तरफ बॉडीगार्ड प्रोटेक्शन के लिए है। विला ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन का बना है। गेट के अंदर जाकर एक बड़ा से फाउंटेन बना है। एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें बहुत तरह के फ्लावर लगे हैं। आहान कार से निकलकर विला के अंदर जाता है। अंदर से भी विला काफी अच्छा था, बड़ा सा हॉल, खूबसूरत डाइनिंग टेबल लगा था, साइड में हॉल के लिफ्ट और उसके बगल में सीढ़ी लगे थे। आहान लिफ्ट से 4th फ्लोर पर आता है। ये फ्लोर उसका ही था जहां जाना सबको अलाउ नहीं था। आहान अपने बेडरूम में आता है। आहान का बेडरूम बहुत बड़ा था, ये पूरा ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन का बना है। साइड में बालकनी भी है और उसके साइड में एक पूल है, वहां का व्यू बहुत अच्छा था। आहान रूम में आकर बाथरूम चला जाता है और फ्रेश होकर कॉजल क्लॉथ में अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। रॉकी और समर भी अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं, उनका भी इस विला में रूम था। आहान स्टडी रूम में अपना मीटिंग अटेंड कर रहा था। जैसे ही उसका मीटिंग खत्म होता है, दूर पर नॉक होता। आहान कमिंग। समर आहान को खाना ला कर देता है। बॉस, आपने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए, बड़ी मेम का ऑर्डर है। आहान ये सुन खा लेता है। एक सर्वेंट आकर प्लेट लेकर जाता है। आहान, हॉस्पिटल से कॉल आया। समर, यस बॉस, अंश सर ने बोला है कि रिपोर्ट आ गए हैं। आहान ये सुन अपने रूम में जाके रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। सिटी हॉस्पिटल, अंश का कैबिन। अंश, हमने जितना सोचा था उससे भी कंडीशन खराब है। इसके बॉडी में कुछ ऐसे ड्रग्स मिले हैं जिससे ये जिंदा तो थी पर इसका ब्रेन बिल्कुल स्लो वर्क करता होगा। इनके काफी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हुए हैं, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना है। अंश इतना बोलता है तभी एक नर्स जल्दी कैबिन का गेट ओपन करके बोलती है, सर पेशेंट की हालत खराब हो रही है। इतना बोल चली जाती है। अंश भागकर आईसीयू में जाता है। 2 घंटे बाद बाहर आता है। उसका फेस बहुत सैड था। वो आहान के पास आकर बोलता है, शी इज इन कोमा। आहान थोड़ा रुककर अपने एक्सप्रेशनल फेस के साथ, बाहर कब आएगी? अंश, कुछ बोल नहीं सकते हैं, ब्लड काफी लॉस हो गया है इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। इतना बोल चुप हो जाता है। वहां एकदम शांति थी, अगर एक सुई भी गिरे तो आवाज हो जाए, इतना शांति थी। ये सुनकर समर और रॉकी सैड हो जाते हैं। आहान, लड़की को विला शिफ्ट करने की सारी अरेंजमेंट करो, इतना बोलकर बाहर निकल जाता है। अंश अपने काम पर लग जाता है और समर डिस्चार्जिंग का प्रोसेस करने चला जाता है। 2 घंटे बाद आहान का विला, एक रूम को मिनी हॉस्पिटल बना दिया गया था। 2 नर्स और एक डॉक्टर को 24 घंटे के लिए रख दिया गया। आहान उस रूम में खड़ा बेड पर लेटी लड़की को ध्यान से देख रहा था। अभी उस लड़की को ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा था जिससे उसका फेस दिख रहा था।
उस लड़की की हाइट 5 फीट 7 इंचेस, पतला फिगर, कमर से नीचे तक काले लंबे बाल हैं जो अभी बेड पर बिखरे हुए हैं। उसकी स्किन बिल्कुल स्नो की तरह सफेद थी, अगर कोई भी एक बार टच करे तो रेड हो जाएगा। वहां उसके पिंक गुलाब की पंखुड़ी जैसे ओठ, तीखे नयन नक्श, वो दिखने बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही थी जो अभी सिर्फ सो रही हो। अंश, आहान, सारी अरेंजमेंट हो गई है, अभी ये स्टेबल है। फिर कुछ टाइम सोचकर, यार वीर, इसका तो हमें कुछ नाम तो रखना होगा ना। अब ऐसे इसको ये लड़की वो लड़की थोड़ी ना बोल सकते हैं। आहान उसका बाल सहलाकर बोलता है, शी इज माई एंजल, वेलकम होम एंजल। तभी उन दोनों को नीचे से किसी की जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलकर हॉल में देखते हैं तो उन्हें एक लड़का और एक लड़की लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वहीं पास में एक लड़का आराम से सोफे पे बैठा इस शो को एंजॉय कर रहा था। अंश नीचे आकर जोर से बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये लड़का है आयु अग्निवंशी आहान का छोटा भाई, और लड़की है अभी अग्निवंशी आहान के चाचा की इकलौती बेटी और आहान की प्राइंसेस। सोफे पर बैठा लड़का है विक्की मेहरा, आहान के बेस्ट फ्रेंड देवांश मेहरा का भाई और आयु का बेस्ट फ्रेंड। अंश और देवांश दोनों ही आहान के बेस्ट फ्रेंड हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब आगे देखते हैं। अभी अंश भाई आयु भाई ने मुझे मारा बोलकर रोने लगती है। हाँ, वो अलग बात है कि इनके आंखों में आंसू नहीं थे, और जाकर आहान के पास खड़ी हो जाती है। आहान घूर के आयु को देखने लगता है तो आयु डर जाता है, फिर डरते डरते बोलता है, भाई ये झूठ बोल रही है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि आज क्या हुआ। ये सुनते ही अवी का रोना बंद हो जाता है और सब आयु की बात सुनने लगते हैं। फ्लैशबैक, अवी, आयु भाई, कितना दिन हो गया है हम बाहर नहीं गए हैं, क्यों ना आज कहीं कॉफी पीने चले? आयु, लेकिन अवी तुझे पता है ना, भाई ने तुझे बाहर जाने से मना किया है। अवी, ओहो आयु भाई, आप कितना डरते हो भाई से, भाई ने अकेले जाने से मना किया है, और मैं तो आपके और विक्की भाई के साथ जा रही हूं ना, प्लीज भाई चलो ना, बोलकर पप्पी फेस बना लेती है। आयु और विक्की भी उसकी बात मानकर चले जाते हैं। कॉफी शॉप में अवी कोल्ड कॉफी और पिज्जा ऑर्डर करती है। आयु और विक्की कॉफी करते हैं, सब ऑर्डर का वेट करने लगते हैं। तब कैफे में कुछ लड़के और लड़कियां इंटर करते हैं और उन लोग के चेयर के पास वाले चेयर पर बैठ जाते हैं। अवी के माइंड में कुछ खुरापाती आती है और वो उठकर एक लड़के कस जाकर बोलती है, अवी, आप दिखने में कितने हॉट एंड हैंडसम है, अब मैं समझी क्यों मेरे भाई को आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, आप कितने कूल हो, बोलकर अपने दोनों गाल पर हाथ रख लेती है। जैसे ही वो लड़का अवी की बात सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो लड़का बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो, कहाँ है तुम्हारा भाई? अवी अपने टेबल की तरफ इशारा कर देती है। लड़का जब आयु को देखता है तो उस पर फ्लैट हो जाता है। आयु भी दिखने में आहान के जैसा ही हैंडसम था, जो कि किसी को पागल कर सकता है। दरअसल अवी उस लड़के को पहले से जानती थी कि वो गे है। अब क्या था, वो लड़का आयु के पीछे पड़ जाता है, उसके पास बैठकर बार बार उसके बॉडी को यहाँ वहां टच करने लगा। कैफे के सब लोग उसको देखने लगे। आयु की तो हालत खराब हो गई थी, वो समझ गया था कि हो ना हो ये सब अवी का किया है, और वो गुस्से में अवी को घूरने लगता है। वही अवी बस वीडियो बनाने में लगी थी। हद तो तब हो गया जब वो लड़का आयु को किस करने लगा, तब जाकर आयु अपनी इज्जत बचाकर वहां से बाहर भागकर कार में जाकर बैठकर लंबी लंबी सांस लिया। वही उसके पीछे विक्की और अवी भी कार में आ गए और वो दोनों जोर जोर से हंसाने लगे। अवी ने वो वीडियो फ्रेंड्स ग्रुप में पोस्ट कर दी। फ्लैशबैक एंड, जब ये सब सुनते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। आहान के फेस के भी एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाते हैं और आयु का फेस बन जाता है। आहान अवी को देखता है जो कि उसके पीछे खड़ी क्यूट सा फेस बनाकर खड़ी था। अवी अपने कान पकड़कर, सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी। फिर आयु की तरफ देखकर, बल्कि इससे थोड़ा ज्यादा करूंगी, बोलकर दांत दिखाकर वहां से भाग जाती है। वही आयु भी उसके पीछे ऊपर की तरफ भागते हुए बोलता है, रुक अवी की बच्ची, तुझे बताता हूँ। ऊपर जाकर दोनों एक रूम के आगे रुक जाते हैं। विक्की भी उनके पीछे आ जाता है। ये वही रूम था जहां उस लड़की को रखा गया था। जब सब रूम में जाते हैं तो सबकी नजर बेड पर लेती लड़की पर से हटती ही नहीं है। आयु, वाव, स्माइलिंग फेस, ये फेरी हमारे घर में कहाँ से आई? अवी उसके गाल को टच करते हुए, भाई इसके गाल कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट स्नो की तरह। विक्की, ये तो बिल्कुल बाबी डॉल है। अवी भाई, लेकिन इसे हुआ क्या है, ये ऐसे स्लीपिंग ब्यूटी क्यों बनी है? सब बात कर ही रहे थे कि आहान और अंश रूम में आते हैं, तो सब एक साथ बोलते हैं, भाई ये फेरी कौन है? आहान, ये लिटिल एंजल है और ये अब से हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं, फिर खुद में ही बात करने लगते हैं। आयु, वाव, स्माइलिंग फेस, अब हमारे पास भी एंजल है, बोल खुश हो जाता है। आहान और अंश वहां से निकलकर स्टडी रूम में चले जाते हैं बात करने के लिए।
एक साल बाद आहान का रूम। आहान फोन पर किसी से गुस्से में, लकी लगता है तुम जिंदगी से बोर हो गए हो इसलिए तुमसे एक काम भी नहीं हो रहा है। एक साल में तुम एक लड़की की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए हो। फोन के दूसरी तरफ से लकी डरते हुए, बॉस हमने अपने सारे सोर्स लगा दिए हैं बट मेम का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट का डाटा भी हैक करने पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ऐसा लगता है किसी ने मेम की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से भी हाइड करके रखा है। कोई है जो नहीं चाहता है कि मेम दुनिया के सामने आए, ये बोल चुप हो जाता है। आहान कॉल कट कर अपने रूम से निकलकर अपने लिटिल एंजल के रूम में आता है। उस रूम को पिंक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में सजाया गया था। वहां बहुत से डॉल और टीडी भी रखे थे। आहान, कैसी है कंडीशन अब? अंश, पिछली सर्जरी का रिस्पांस अच्छा है, इसके बैकबोन और नी रिकवर हो गए हैं बट ब्रेन का कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो होश में आने पर ही पता चलेगा। आहान, जाओ यहाँ से। ये सुन अंश स्माइल करते हुए, क्या यार तुम रोज रोज अपने एंगल से अकेले में क्या बात करते हो जो तुम मेरे सामने नहीं कर सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझको अपनी एंजल से प्यार हो गया हो? ओएमजी, ये कितना कितना अच्छा होगा ना, डेविल की क्यूट एंजल दिल दिल। तभी अंश को आहान की गुस्से भरी नजरें महसूस होती है तो वो अपना दांत दिखाकर वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद आहान अपनी एंजल के पास बैठकर उसके हाथों को किस करता है और फिर उसके फेस को देखता है। ये आहान थोड़ी देर पहले वाले आहान से बिल्कुल अलग था, जो कि सिर्फ अपनी एंजल के लिए था। आहान, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हारे पास एक सुकून मिलता है। तुम्हारे पास मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं भी खुश रह सकता हूँ, जो सुकून सालों पहले खो दिया था। फिर आहान अपनी एंजल के सर पर प्यार से किस कर उसके गाल को सहलाकर रूम से बाहर अपने ऑफिस चला जाता है। आहान डेली ऑफिस जाने से पहले अपनी एंजल से बात करता था। 2 घंटे बाद आयु, अवी और विक्की विला में आते हैं, फिर अपने बाबी डॉल से मिलने चले जाते हैं। आयु अपने हाथ में लिए फ्लावर्स को साइड टेबल पर रखकर अपने फेरी के फॉरहेड पर किस करके बोलता है, फेरी और कितना तुम सोओगी, अब जाग भी जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अभी क्यूटी, मैं भी तुम्हारे जगने का वेट कर रही हूँ, तुम उठ जाओ ना, तब हम साथ में कॉलेज जाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। विक्की, बाबी डॉल तुम उठो ही ना तो मैं तुम्हें अपना न्यू म्यूजिक सुनाऊंगा, वो भी सबसे पहले, और तुमको गाना भी सिखा दूंगा। सब बात करने लगते थे। वही आहान अपने कैबिन में बैठा उस रूम का लिव फुटेज देख रहा था और सबकी बातें भी सुन रहा था। तभी कैबिन के डोर पर नॉक होता है। आहान, कमिंग समर बॉस, 12 बजे आपकी मिस्टर गुप्ता के साथ मीटिंग है, वो मीटिंग रूम में आपका वेट कर रहे हैं। आहान सर हिलाकर अपना लैपटॉप बंद कर मीटिंग रूम के लिए निकल जाता है। वही विला पर सब रूम में बात कर रहे थे तभी आयु को महसूस होता है कि उसकी फेरी के हाथ में मूवमेंट हुई। फिर ऐसा ही महसूस अवी को भी होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर हाथ को देखते हैं जिसकी उंगली हिल रही थी। आयु रूम से बाहर निकलकर चिल्लाते हैं, अंश भाई, देवांश भाई, जल्दी आओ, फेरी की हाथ में मूवमेंट हो रही है। ये सुनकर अंश और देवांश, जो कि कुछ बात कर रहे थे, वो दौड़ते हुए रूम में आते हैं। अंश पेशेंट को चेक करने लगता है, नर्स सबको रूम से बाहर निकालती है। देवांश आहान को कॉल करने लगता है बट उसका फोन साइलेंट पर था तो वो नहीं उठाता है। तब वो समर को कॉल करता है। समर देवांश का कॉल देखकर रूम से बाहर निकलकर कॉल रिसीव करता है। समर, हेलो देवांश सर। देवांश, आहान कहाँ है? वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? समर, बॉस मीटिंग रूम में है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है और शायद उनका मोबाइल साइलेंट पर होगा। क्या हुआ सर? देवांश, जाकर आहान को बोलो उसकी एंजल कोमा से बाहर आ गई है। ये सुनते ही समर खुश हो जाता है और जल्दी मीटिंग रूम का दूर ओपन कर आहान के कान में कुछ बोलता है, जिसको सुनते ही आहान मीटिंग रूम से बाहर निकल ऑफिस से बाहर जाने लगता है। आगे की मीटिंग समर कंटिन्यू करता है। ऐसे जाने का मन तो उसका भी था बट मीटिंग भी इम्पोर्टेंट था। आहान कार में बैठ जाता है। रॉकी कार विला की तरफ बढ़ा देता है। विला आकर आहान जल्दी से कार से बाहर निकलकर रूम की तरफ जाते हैं जहां सब डोर ओपन होने का वेट कर रहे थे। रॉकी भी साथ में आता है। 1 घंटे बाद डोर ओपन होता है। सब रूम के अंदर जाकर देखते हैं तो उनकी एंजल जाग गई है और वो सबको अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से देख रही थी बट कोई उसको जाना हुआ फेस नहीं मिला। जब सब उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो बिल्कुल फायरी टेल से निकली फेरी की तरह लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें उसके फेस को और ब्यूटीफुल बना रहा था। आहान प्यार से अपनी एंजल को देख रहा था। सब होश में आते हैं जब अंश की आवाज सबकी कानों में जाती है, ये अभी काफी वीक है इसलिए इसको रेस्ट करने दो क्योंकि ये अभी अभी कोमा से बाहर आई है, बोलकर उसको एक इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन की असर से वो सो जाती है। सब रूम से बाहर अंश का वेट करने लगते हैं। अंश के आने पर
आहान, अंश कैसी है वो? अंश, अब ठीक है, बस थोड़ा वीकनेस है, माइंड भी अभी स्लो वर्क करेगा, इसलिए उससे ज्यादा सवाल मत करना, उसको जो बताना हो बस वो बताने देना, नहीं तो पैनिक अटैक आने का चांस है जो कि उसके लिए खतरनाक है। सब हाँ बोलते हैं, सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। आयु, वाओ मेरी फेरी उठ गई, अब मैं उसके लिए अच्छा अच्छा खाने को लाऊंगा और उसको न्यू टीडी बेयर भी लाकर दूंगा, फिर उसके साथ घूमने जाऊंगा बोलकर खुश हो जाता है। अभी मैं तो अपनी क्यूटी के साथ खूब सारी शॉपिंग करूंगी, गेम खेलूंगी, मस्ती करूंगी और मूवी भी देखूंगी बोलकर ताली बजाने लगती है। विक्की, मैं तो अपनी बाबी डॉल को अपनी न्यू म्यूजिक सुनाऊंगा और उसको गाना भी सिखाऊंगा, अपनी म्यूजिक कलेक्शन दिखाऊंगा। अंश, देवांश और आहान बस वहां पर बैठे सबकी बात सुन रहे थे। समर और रॉकी भी उनका साथ दे रहे थे। अंश, यार आहान, तेरी एंजल तो ऑलरेडी बुक हो गई और तू ब्लैकलिस्ट हो गया, अब तू क्या करेगा बोलकर देवांश को हाई फाई देता है, फिर दोनों हंसने लगते हैं। साथ में समर और रॉकी भी। आहान सबको घूर कर देखता है तो सब शांत हो जाते हैं। फिर आहान वहां से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है, सब उसके पीछे आ जाते हैं। आहान हेड चेयर पर बैठ जाता है, सब भी आकर बैठ जाते हैं। सब डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ में बातें भी करने लगते हैं। वहां का माहौल बहुत खुशनुमा था, जैसे कोई फेस्टिवल हो। सब डिनर कर रहे थे तब उन लोगों को किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सब जल्दी से उठकर रूम की तरफ भागते हैं। आहान सबसे पहले रूम में एंटर करता है तो देखता है उसकी एंजल रो और चिल्ला रही है। वो जाकर उसको जोर हग हग कर शांत करने की कोशिश करने लगता है। मुझे मत मारो, दर्द होता है, आया प्लीज ई हेल्प मी, लाउडली क्राइंग। अंश एक इंजेक्शन एंजल को लगा देता है, तब वो शांत हो जाती है। आहान अब भी उसको हग किया था। अंश, इसको पैनिक अटैक आया था, शायद कोई बुरा सपना आया होगा, सुबह तक ठीक हो जाएगी। ये सुन सब शांत हो जाते हैं। आहान, सब अपने रूम में जाकर सो जाओ। उसकी बात सुनकर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आहान वही अपनी एंजल को हग किए उसके मासूम चेहरे को देखते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आहान की नींद सुबह 5 बजे खुलती है तो उसकी नजर अपने एंजल पर पड़ती, जो कि उससे चिपक कर किसी खरगोश के बच्चे की तरह सो रही थी। उसको देख आहान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपनी एंजल के फोरहेड पर किस कर अपने जिम चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद एंजल अपनी आंखें खोलती है, फिर ध्यान से अपने चारों तरफ रूम को देखती है, पर जैसे ही उसकी नजर डॉल और सॉफ्ट टॉय पर जाती है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वही रूम के गेट के पास खड़े आयु, अवी और विक्की भी उसको देखकर स्माइल करने लगते हैं। जब अंश और आहान की नजर उन पर पड़ती है तो वो भी रूम में देखकर स्माइल करने लगते हैं। आहान तो अपनी एंजल की स्माइल में ही खो जाता है। अंश और आहान रूम के अंदर आते हैं तो एंजल अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देखने लगती है, खासकर आहान को, क्योंकि वो दिखता ही इतना हैंडसम था कि कोई भी लड़की उससे नजर हटा नहीं पाती है। अंश, अब कैसा फील हो रहा है आपको लिटिल एंजल? तो पहले वो रूम में देखती है, फिर खुद को इशारा कर। एंजल अपने क्यूट सी आवाज में अंश को देखकर बोलती है, आप मुझे एंजल क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम तो एंजल नहीं है। ये बोल एक टीडी को हक कर उसको टुकुर टुकुर देखने लगती है। वही आहान तो उसकी आवाज में खो ही जाता है, उसका ध्यान अंश के आवाज पर टूटता है। अंश बोलता है, हमें आपका नाम नहीं पता था ना, इसलिए आहान की तरफ इशारा करके इन्होंने आपका नाम लिटिल एंजल रख दिया। फिर अंश बोलता है, ऐसे आप अपना नाम बता सकते हो अगर आपका मन हो तो। तब वो कुछ टाइम सोचकर बोलती है, ओके मैं बताती हूँ, मेरा नाम ईशा स्माइलिंग फेस है बोलकर स्माइल करती है। उसका नाम सुन सब खुश हो जाते हैं। अंश, अच्छा ईशा, तो आप ये बताओ आपको कैसा फील हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है? तो ईशा अपने सिर की तरफ इशारा करती है, फिर अपने पैरों की तरफ। अंश, कोई बात नहीं ईशा, अभी आपको थोड़े टाइम ये दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा। फिर बोलता है, अभी आप अपने पैर का यूज मत करना, अभी तुम वीक हो बोलकर उसके नाक को टच करता है तो ईशा स्माइल करने लगती है। आहान नर्स को ईशा को फ्रेश कराने को बोलता है, फिर सब रूम से बाहर चले जाते हैं। रूम के बाहर आयु, वाओ मेरी फेरी की आवाज कितनी स्वीट और उसका नाम भी। सब बातें करते हुए हॉल में आ जाते हैं। वही आहान रूम के बाहर डोर ओपन होने का वेट करता है। थोड़े टाइम बाद रूम का डोर ओपन होता है तो आहान अंदर आता है तो देखता है उसकी एंजल एक पिंक लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी और बाल ओपन, उसमें क्यूट क्लिप लगा था, फेस में कुछ नहीं लगा था, बस लिप पर लिप बाम है। नर्स रूम से बाहर चली जाती है। आहान, कैसा फील हो रहा है अब एंजल? ईशा, ठीक। फिर थोड़े टाइम बाद, क्या आप मुझे बाहर लेकर चलोगे बोलकर अपना पप्पी फेस बनाकर हरी आंखों से आहान को देखने लगती है। आहान उसको गोद में उठकर बाहर की तरफ ले जाता है। नज व्हील चेयर पीछे से लेकर आती है।
जब सब ईशा को नीचे देखते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। आहान उसको डाइनिंग चेयर पर अपने पास बैठाता है। ईशा के पास अभी भी बैठ जाती है। सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आहान ईशा को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करता है। ये देखकर सब अपनी आंखें फाड़े आहान को देखने लगते हैं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आहान है जिसको लड़कियों से नफरत थी। उनका टच भी इसको पसंद नहीं था। वही आहान आज किसी लड़की को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। आहान सबको एक बार घूरता है तो सब अपना खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद आहान ईशा को लेकर व्हील चेयर पर बिठाकर गार्डन में ले जाता है। ईशा ये सब देखकर बहुत खुश थी। तभी आहान को एक कॉल आ जाता है। वो थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगता है। ये देखकर आयु आकर हेलो फेरी मैं हूँ आयु, फिर अभी मैं हूँ अभी, फिर विक्की मैं हूँ विक्की। सब ईशा को खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। ईशा उन लोगों को अजीब नजरों से देख रही थी। आयु फेरी तुम्हें पता है मेरे पास बहुत से अच्छे वीडियो गेम का कलेक्शन है, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और फिर हम दोनों बाहर घूमने भी चलेंगे। मैं अच्छी अच्छी जगह जानता हूँ। अभी क्यूटी तुम उनकी बात मत सुनना, वो कुछ भी बोलते हैं तुम ना मेरे साथ चलना। हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे और मूवी भी देखेंगे। मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी, उनके साथ हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। विक्की, बाबी डॉल तुम इन दोनों की बात मत सुनो, ये दोनों पागल है। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपना म्यूजिक कलेक्शन दिखाऊंगा और अपना न्यू म्यूजिक भी सुनाऊंगा। तुमको बहुत अच्छा लगेगा। कूल। वही विक्की के पागल बोलने पर अवी और आयु उसे घूर रहे थे। ईशा बस उन लोगों की बातें सुन खुश हो रही थी। आह्वान कॉल खत्म कर वापस ईशा के पास आकर एंजल चलो तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, अब तुमको रेस्ट भी करना है बोल ईशा को अपने गोद में उठाकर उसके विला की तरफ ले जाता है। रूम में लाकर उसको बेड पर बिठाकर मेडिसिन देता है। थोड़ी देर उसका सर सहलाने पर वो सो जाती है। आहान उसके सर पर किस कर अपने स्टडी रूम में चला जाता है जहां समर पहले से था है। फिर वो अपने काम करने लगता है। वहीं नीचे हॉल में विक्की, अवी और आयु आज शाम के पार्टी का प्लानिंग करने लगते हैं ईशा के लिए। शाम का समय ईशा के कमरे में अवी रूम में आकर क्यूटी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये पहना होगा बोल एक सुंदर सा ड्रेस दिखाती। ये एक रॉयल ब्लू रंग का लॉन्ग फ्रॉक था। अवी उसको पहना देती है, फिर ओपन हेयर कर उसमें क्लिप लगा देती है। ईशा बहुत क्यूट लग रही थी। वहीं नीचे हॉल में आयु, विक्की, अंश, रॉकी और देवांश सब तैयारी में लगे थे। लिफ्ट का डोर ओपन होता है। अवी ईशा को लेकर हॉल में आती है। ईशा जब हॉल को देखती है तो खुश हो जाती है। ईशा का फूलों से वेलकम होता है, वहां लिखा वेलकम एंजल। देवांश कैसा फील हो रहा है एंजल? ईशा मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा। फिर कुछ देर रुक कर मैं आपको देवांश भाई बोलूं? देवांश स्माइल करते हुए मेरी एंजल कुछ भी बोल सकती है। विक्की, बाबी डॉल आज हैप्पी होने का डे है, फिर पार्टी है तो चलो थोड़ा डांस हो जाए। म्यूजिक स्टार्ट। उड़ता फिरता दिल तो परिंदा है उड़ता फिरता, कतरा कतरा तपरी पे जिंदा है, कतरा कतरा हाथ सर पे धुन सी स्वर है। हंगामा बरकरार है फुर्सत से आज तो हमें फरमाना प्यार व्यार है। बैठे बैठे क्या करें अब करना है कुछ काम, अरे म्यूजिक व्यूजिक स्टार्ट करो। भाई लेके 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 प्रभु का नाम, अरे म्यूजिक व्यूजिक स्टार्ट करो। भाई लेके 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 प्रभु का नाम, आंखों में तेवर है फिर भी दिलों में है जान, सारी दिल की ही करते हैं कोई नहीं है जवाबदारी। अपने लिए यूं तो पड़ जाए कायनात सारी, दिल में जगह हो तो दे दो हमें मर्जी तुम्हारी। खुद पे यह एतबार है मौके का इंतजार है हमको, दुनिया इश्क का फैसला फैलाना कारोबार है। बैठे बैठे क्या करें अब करना है कुछ काम, म्यूजिक व्यूजिक स्टार्ट करो। भाई लेके 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 प्रभु का नाम। म्यूजिक खत्म होने के बाद ईशा खुशी से ताली बजाने लगती है। विक्की ईशा के पास आकर बोलता है बाबी डॉल कैसा लगा सॉन्ग? तो ईशा बोलती है बहुत अच्छा है भाई बोलकर चुप हो जाती है। उससे लगा विक्की को बुरा लगा होगा भाई बोलने पर, लेकिन उसके उल्टा विक्की खुश होकर उसके फोरहेड पर किस कर बोलता है तुम कुछ भी बोल सकती हो डॉल। ये सुन ईशा के आंखों में चमक आ जाती, यही है वही आयु फेरी, ये तो गलत बात है, तुमको मुझे भी भाई बोलना होगा नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो ईशा हाँ में सर हिला देती है। अंश, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है बोल ईशा को देखने लगता है अपने सैड फेस बनाकर। ईशा, डॉक्टर अंकल आप सैड क्यों हो? ये सुन सब हंसने लगते हैं। अंश, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूं? फिर देवांश की तरफ इशारा करके इसको आप भाई बोल रही हो और मुझे अंकल बोल रोने जैसा फेस बना लेता है। अभी कुछ सोचकर ठीक है अब से मैं आपको अंश भाई बोलूंगी। ये सुन अंश खुश हो जाता है। वही आहान बस एक टक अपनी एंजल को ऊपर दे देख रहा था, कोई बता नहीं सकता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। अभी एक केक लेकर आती है।
ईशा केक कटकर सबको खिलाती है, फिर सब खाना खाकर सोने चलते जाते हैं। आहान ईशा को गोद में लेकर उसके रूम में लाता है। नज उसको चेंज कराकर रूम से चली जाती है। आहान वापस आकर उसको मेडिसिन देता है, फिर ईशा के फोरहेड पर किस कर रूम से जाने लगता है तो ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। आहान ईशा की तरफ देखता है तो ईशा बोलती है, प्लीज मत जाओ, आप यही मेरे पास रहो, मुझे अकेले डर लगता है। ये बोल चुप हो जाती है। आहान ईशा के पास लेटकर उसको हग कर लेता है। ईशा भी अपना सिर आहान के चेस्ट पर रख सो जाती है। आहान को भी थोड़े टाइम में नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज भी आहान ईशा को अपने हाथ से खाना खिलाता है, फिर वो उसके फोरहेड पर किस कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर ईशा सबके साथ मस्ती करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी किसी पर गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम लोग से एक लड़की पता नहीं लगा पा रहे हो, 1 साल में बोलकर अपने 3 आदमी को गोली मार देता है, फिर गुस्से में जाओ जल्दी खोजो उसे नहीं तो मरने को रेडी रहना। सब यस सर बोल चले जाते हैं वहां से। फिर वो चेयर से उठ विंडो के पास खड़ा होकर किसी पागल की तरह, कहा जाओगी तुम, मरना तो तुम्हें मेरे हाथों से ही है, बोल जोर जोर से हंसने लगता है। वहां का माहौल बहुत खतरनाक लग रहा था। आहान ऑफिस में बैठा सीरियस फेस के साथ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। समर अंदर आकर अपने हाथ में लिए कॉफी को आहान के डेस्क पर रख देता है। आहान, मिस्टर गुप्ता वाले प्रोजेक्ट की क्या अपडेट है? समर, बॉस वो प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है और जो 2 प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला था वो भी मिल गया है। आहान, कौन था इसके पीछे? समर, बॉस मिस्टर वर्मा, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्ट, इन सब के पीछे उनका हाथ था। उन्होंने हमारे दुश्मन कंपनी को हमारा प्रोजेक्ट 20 मिलियन में बेचा था। अभी वो हेल में है। आहान सर हिला उसको जाने का इशारा करता है तो समर बाहर चला जाता है। फिर आहान अपने काम में लग जाता है। शाम के समय आहान की कार जंगल के बीच एक ब्लैक विला के पास रुकती है जिसका नाम हेल था। उस विला के आसपास ब्लैक ड्रेस पहने बॉडीगार्ड खड़े थे जिनके ड्रेस पर डबल ए का सिंबल बना था। उन सब के हाथ में एडवांस सिस्टम के गन्स थे। आहान कार से बाहर निकल विला के अंदर जाने लगता है। सब उसको ग्रिड करते हैं। विला के अंदर जाकर आहान किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है। तभी वहां देवा आता है। ये आहान राइट हैंड था। उसी के पीछे 2 बॉडीगार्ड एक 55 साल के आदमी को लाकर आहान के पैर के पास पटक देते हैं। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए, बॉस मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसे कभी नहीं होगा। आहान, वर्मा तेरी हिम्मत कैसी हुई किंग को धोखा देने की? ये जाते हुए भी किंग को धोखा देने वालों से नफरत है। तूने मुझे धोखा दिया। आहान अपने फेस पर क्रीपी स्माइल लेकर, देवा इन्हें बनी से मिलवाओ। देवा वर्मा को ले जाकर जंगल में छोड़ देता है। थोड़े टाइम वहां से उसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है, साथ में शेर के दहाड़ने की आवाज भी आ रही थी। वहां का माहौल बहुत डरावना था। जंगल में दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आहान, लकी काम कहाँ तक हुआ? लकी बॉस, मैंने पूरे मुंबई का डाटा चेक कर लिया है। हर किसी का आधार कार्ड और पैन कार्ड का डेटा हैक किया, बट मेम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पूरे मुंबई में 5 माहेश्वरी फैमिली है लेकिन उनमें मेम का कोई डेटा नहीं मिला। आहान, 10-15 साल पुराना डेटा चेक करो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द बोल। वहां से निकल जाता है। लकी, ये क्या बात हुई देवा भाई, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं वर्ल्ड का नंबर 1 हैकर हूं लेकिन यहाँ कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, बोल मुंह बना लिया। आहान हेल से बाहर निकल कार में बैठ जाता है। रॉकी कार विला के तरफ बढ़ा देता है। आहान सोचने लगता है 2 दिन पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक स्टार्ट। अंश ईशा का चेकअप कर रहा था, वही आहान खड़ा उसे देख रहा था। अंश, एंजल आप तो हम सबको जानते हो लेकिन हम नहीं जानते हैं कुछ, आप अपने बारे में बताओ। ईशा, हाँ क्यों नहीं भाई, मेरा नाम ईशानी माहेश्वरी है, मैं मुंबई से हूँ, बोल चुप हो जाती है। अंश उसको चुप देख, कोई बात नहीं एंजल, अभी आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी बात करेंगे। वही आहान ये सुन रूम से बाहर निकल लकी को कॉल कर ईशानी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलने को बोलता है। फ्लैशबैक एंड। आहान की कार विला के बाहर आकर रुकती है। अभी रात को 10 बजे थे। आहान कार से बाहर निकल अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विला में शांति था, सब अपने रूम में सोने चले गए थे। आहान अपने रूम से चेंज कर ईशा के रूम में आता है। रूम पूरा खाली देख बालकनी में देखता है। ईशा इस समय बालकनी में लगे झूले पर बैठी एकटक चांद को देख रही थी। आहान उसे ही देख रहा था। चांद के रोशनी में उसका फेस ग्लो कर रहा था। आहान ईशा को बैक हग करता है। ईशा पहले डर जाती है लेकिन फिर उसके कंधे पर अपना सर रख आंख बंद कर लेती है कुछ सोचकर। ईशा, मैं आपसे एक बात पूछूं? आहान, हाँ ईशा, मैं आपके साथ इतने दिन से हूँ, आपने कभी ये क्यों नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ?
आहान एंजल, जब आपका मन हो आप मुझे अपने बारे में बता देना। ये सुन ईशा की आंखें नम हो गई, वो वैसे ही सर रखे सो जाती है। आहान कुछ टाइम उसे ऐसे ही हक किए रहता है। आहान ईशा को लेकर कमरे में आता है, ईशा को सुलाने के बाद उसी के पास लेट जाता है। आहान एंजल, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हो, लेकिन आप टेंशन मत लो। आपकी जो किसी ने ये हालत किया है उसे मैं दुनिया की सबसे खतरनाक मौत दूंगा। ये बोलते वक्त उसकी नीली आंखें रेड हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग ईशा की कंडीशन अब ठीक थी, इसलिए अंश आज उसे कुछ एक्सरसाइज करवा रहा था जिससे वो अपने पैर पर धीरे धीरे चल पा रही थी। ईशा बहुत खुश थी। फिर ईशा आहान और अंश के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि अंश को उसका कुछ टेस्ट करवाना था। उसको कुछ डाउट था ईशा को लेकर। टेस्ट के बाद आहान ईशा को वापस विला छोड़ ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाता है। अब ईशा काफी ठीक हो गई थी, लेकिन उसके सर में अभी भी दर्द होता था, लेकिन उसको वो इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी आज भी पागलों की तरह अपने लोगों पर चिल्ला रहा था। फिर एक कपल के तस्वीर के पास आकर, तुम तो खुश होंगे क्योंकि वो जो मेरे कैद से भाग गई। कुछ टाइम बाद पागलों की तरह हंसते हुए, वो तो मेरे हाथों से ही मरेगी, बहुत जल्द वो तुम्हारे पास आएगी। आहान का ऑफिस। आहान अपने ऑफिस में बैठा काम में लगा था, तभी उसका फोन रिंग होता है। आहान फोन पे शो हो रहे नाम को देख एक लंबी सांस लेकर फोन रिसीव कर अपने कान पर लगाता है। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है, माना कि आप बड़े हो गए हैं, आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो है ना। फिर मुंह बनाकर, हाँ हमारी बात सुनता ही कौन है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, 2-4 दिन की जिंदगी है। अगर हम मर भी जाएंगे तो किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, ये भी नहीं कि मरने से पहले एक बार मिल ले। पेंसिव फेस। आहान, दादी हो गया आपका ड्रामा, अब बस कीजिए, हम सब आज शाम को अग्निवंशी मैंशन आ रहे हैं। ये सुन वो औरत खुश हो जाती है। आहान कॉल कट कर फिर से अपने काम में लग जाता है। शाम का वक्त। आहान आज ऑफिस से जल्दी निकल गया था। विला में आकर देखता है आयु, विक्की, अवी और ईशा हॉल में बैठे बात कर रहे हैं। आहान, सब 1 घंटे में रेडी होकर हॉल में आओ। एंजल आप भी आओ बोल अपने रूम में चला जाता है। सब एक दूसरे को देख अपने अपने रूम में जाकर रेडी हो हॉल में आ जाते हैं। आयु, भाई हमें कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं डिनर पर तो नहीं? कूल। अवी, नहीं पागल भाई, हमें कभी बाहर का नहीं खाने देंगे, शायद हमें शॉपिंग पर ले जा रहे हैं। विक्की और ईशा उसकी बातें सुन रहे थे। आहान हॉल में आज सबको गाड़ी में बैठने को बोलता है, सब चुपचाप बैठ जाते हैं। एक गाड़ी में आयु, अवी और विक्की थे, वहीं दूसरी गाड़ी में ईशा आहान के साथ थी। आहान ने पहले ही फोन कर देवांश और अंश को मेंशन आने का बोल देता है। चलिए अब जानते हैं थोड़ा अग्निवंशी फैमिली के बारे में। अग्निवंशी फैमिली एशिया की पावरफुल फैमिली में से एक है। इससे भी पावरफुल एक और फैमिली थी, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इस फैमिली के हेड आहान के दादा रणविजय अग्निवंशी और इनकी पत्नी तुलसी अग्निवंशी। आहान के पापा अरविंद अग्निवंशी, मां प्रिया अग्निवंशी। आहान के चाचा प्रवीण अग्निवंशी, चाची मेघा अग्निवंशी। आहान की कार मैंशन के मेन गेट के गार्डन से होते हुए इंटर करती है उसी एक साथ, और सबकी गाड़ी भी इंटर करती है। मैंशन पूरा व्हाइट मार्बल का बना था, बाहर एक सुंदर सा गार्डन था, मैंशन के चारों ओर टाइट सिक्योरिटी थी। ईशा तो मैंशन की खूबसूरती में खो गई थी। गाड़ी मैंशन के गेट पर रखती है। अवी, आयु तो भागकर मैंशन के अंदर चले जाते हैं। उनके पीछे आहान, ईशा, अंश, देवांश, विक्की, समर और रॉकी आते हैं। समर और रॉकी की कोई फैमिली नहीं है, लेकिन आहान की फैमिली उनको बेटे की तरह ट्रीट करती है। अंदर हॉल में रणविजय जी, अरविंद जी, प्रवीण जी और तुलसी जी बैठी थी। आयु अंदर आकर दादी से लिफ्ट कर, कैसी है मेरी मधुबाला, क्या मेरी मधुबाला ने मुझे मिस किया, बोल उनके गाल पर किस करने लगती है। वही दादी मुंह बनाकर, बड़ा आया अपने मधुबाला को मिस करने वाला, अगर इतना ही याद आती है तो मिलने क्यों नहीं आया, स्मर्क। आयु थोर नौटंकी करके, क्या करूं मधुबाला, ये जालिम दुनिया हम दो प्यार करने वालों को चैन से जीने नहीं देती है। फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए अपने घुटने के बल बैठकर एक हाथ से दादी का हाथ और दूसरा हाथ अपने दिल पर रखकर, चाहे कितने तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हर गम, ये प्यार ना होगा कम मधुबाला, तेरी कसम गुलाब। अभी मुंह पर हाथ रख के, देखो दादू ये आपके लव लाइफ की वोट लगा रहा है, अब तो आप आपका पता काटा, अब आप ना हमारे लिए दूसरी दादी लाने की तैयारी कर लो। दादाजी, हाँ अभी बेटा आप सही बोल रही हैं, हमें भी लगता है अब काम पर लगना होगा। ये सुनना था कि दादी, अच्छा जी आप नई वाइफ लाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी कोई अपने लिए हैंडसम बंदा देख लूंगी।
ये सुनना था कि दादाजी उनका हाथ पकड़, आज तो आपने ये बोल दिया, लेकिन आज के बाद ये बात आपके मुंह पर नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही सब हंसने लगे और दादी अपना मुंह बनाकर इनका कुछ नहीं हो सकता। घर में सब जानते थे कि दादाजी दादी को लेकर बहुत पॉजेसिव थे। प्रिया जी और मेघा जी सबके लिए स्नैक लती है। तभी उनकी नजर ईशा पर पड़ती है, जो कब से आहन की स्लीव को पकड़े खड़ी सबको देख स्माइल कर रही थी। ईशा प्रिया जी की नजर खुद पर पड़ते ही फिर से आहान के पीछे छिप जाती है। प्रिया जी, आहान वो प्यारी बच्ची कौन है जो आपके पीछे छिपी है? ईशा ने एक पिंक और व्हाइट कॉम्बिनेशन का लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटने के नीचे तक था। अब सबकी नजर ईशा पर जाती है। आहान ईशा को अपने आगे करता है तो ईशा के फेस पर डर और आंखों में आंसू आ जाता है। उसको रोता देख सब परेशान हो जाते हैं। आहान की दादी ईशा के पास आती है तो वो डर के वापस आहान के पीछे छिप जाती है। आहान के पास ईशा को सेफ महसूस होता था। अब गलती ईशा की भी नहीं थी। उसके पास्ट में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण वो अनजान लोगों से डर जाती है। आहान पर भी ट्रस्ट करने में उसको टाइम लगा था। दादी, गुड़िया क्या हुआ आपको? आप डरो मत, दादी के पास आओ। दादी की इतनी प्यार भरी बात सुन ईशा अपना सर उठाकर दादी को देखती है जो उसे ही प्यार से देख रही थी। ईशा आहान की तरफ देखती है तो आहान आंखों से जाने का इशारा करता है। ईशा दादी के पास डरते हुए आती है। दादी प्यार से उसका सर सहलाती है फिर गले लगा लेती है। अब तक आयु ने शॉर्ट में सब घर वालों को ईशा के बारे में बता देता है। अब प्रिया जी और मेघा जी भी ईशा के पास आकर हमसे नहीं मिलोगी गुड़िया, तो ईशा कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगती है। तब आयु उसको सबसे मिलवाता है। दादाजी, माना कि अब हम थोड़े बूढ़े हो गए हैं तो क्या हमारी गुड़िया हमसे नहीं मिलेगी? बोल सैड फेस बना लेती है। तो ईशा उनके पास आती है। अभी उसको सबसे मिलाती है। थोड़ा टाइम में ईशा सब मिल लेती है, बट अभी भी वो थोड़ा डर रही थी। ये बात आहान समझ रहा था। हॉल में बैठे सब बातें कर रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। देवांश, दादी यहाँ हम भी है, हमसे भी थोड़ा बात कर लीजिए। आप तो हमें ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे हम यहाँ है ही नहीं। पेंसिव फेस। अंश, देवांश सही बोल रहा है दादी, आप कैसे अपने हैंडसम और क्यूट पोतों को इग्नोर कर सकती हो? फिर बोल सैड फेस बनाकर, हमें आपकी बहुत याद आई। दादी अंश का कान पकड़कर, अच्छा बच्चों, आपको जब हमारी इतनी ही याद आई तो हमसे मिलने क्यों नहीं आए? अंश, दादी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। हम तो आना चाहते हैं लेकिन आपका ये खड़ूस पोता हमें आने ही नहीं देता है। आप देवांश से पूछ लो। देवांश भी हाँ में सर हिला देता है। आहान दोनों को घूरकर ऐसे देखता है जैसे बोल रहा हो तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगा। दादी आहान से मुंह फुलाकर, ये हमसे मिलने क्यों आएंगे? हमारे नाराज होने या मरने जीने से इनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है। आहान, दादी आपको पता है ना, आप मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी बात क्यों करती है आप? दादी आहान के गाल पर हाथ रखकर, हम जानते हैं हमारा बच्चा हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए बोलते हैं मिलने आया कीजिए, हमें आपकी याद आती है। आहान, ठीक है दादी, अब हमको जब भी टाइम मिले हम आएंगे। ईशा ये सब ध्यान से देख रही थी। ये सब उसके लिए पहली बार था। किसी का प्यार और दुलार क्या होता है ये उसने पहली बार महसूस किया था। प्रिया जी किचन से आते हुए, डिनर लग गया है, चलिए आप सब डिनर कर लीजिए। डाइनिंग टेबल के एक तरफ हेड चेयर पर दादाजी और दूसरे तरफ आहान बैठ जाता है। ईशा आहान के साइड वाले चेयर पर बैठी थी। टेबल पर बहुत प्रकार का खाना लगा था। ईशा सारे खाने को देख वो आंखें फाड़े देख रही थी। दादी जी ईशा को देखकर, क्या हुआ गुड़िया, आपको अच्छा नहीं लगा ये सब? ईशा अपने मासूम फेस के साथ, नहीं दादी ये सब बहुत अच्छा है, वो हमने ये सब खाना पहली बार देखा है ना, इसलिए। सब ईशा को देखने लगते हैं। अभी क्यूटी, तुमने कभी इंडियन खाना नहीं खाया है? ईशा, हमने तो सिर्फ रोटी दाल और सब्जी खाए हैं, इसलिए हमें नहीं पता और क्या खाने को होता है। बोल आंखें नम हो जाती है। ये सुन सबको बुरा लगाता है। ईशा के लिए आहान, सब डिनर स्टार्ट कीजिए। सब खाना खाने लगते हैं। आहान आज भी ईशा को अपने हाथ से खाना खिलाता है। ये सब अंश, देवांश, विक्की, अवी और आयु के लिए नॉर्मल था, वही बाकी घर वालों के लिए शौकीन था। फिर भी सब अपना खाना खाने लगते हैं। ईशा को खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा खाना वो पहली बार खाई थी क्योंकि पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको हेल्दी फूड खाना पड़ता था। आयु, परी तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह ले चलूंगा जहां बहुत अच्छा खाना मिलता है, हम दोनों साथ में खाएंगे। ईशा खुश होकर, सच्ची हम भी बाहर घूम सकते हैं विक्की, बाबी डॉल, तुम जहां बोलोगी हम तुम्हें वहां ले जाएंगे। ईशा, लेकिन हम तो कोई जगह का नाम नहीं जानते हैं। अभी कोई बात नहीं, हमें पता है, हम तुम्हें ले जाएंगे।
सबको ये एहसास हो गया था कि ईशा की अब तक की लाइफ नॉर्मल नहीं होंगी, इसलिए सब उसको समझना चाहते थे। डिनर के बाद सभी बड़े हॉल में बैठ बात करने लगते हैं। आहान, अंश और देवांश आहान के स्टडी रूम में चलते जाते हैं, वही बच्चे गार्डन में घूमने चले जाते हैं। हॉल में, दादी जी, हमें ईशा को देख उनकी याद आ गई। प्रिया जी, हाँ माँ, ईशा की आंखें बिल्कुल आकांक्षा की तरह हैं और फेस भी, ये बोल वो उदास हो गई। अरविंद जी, प्रिया आपको तो पता है वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही बात कर सब अपने रूम में चले गए। आहान का स्टडी रूम। आहान और देवांश अपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करते हैं। आहान, न्यू टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट कब तक बन जाएगा और फ्रांस वाले डील की क्या अपडेट है? देवांश, 2 दिन में फाइनल प्रिंट मिल जाएगा और फ्रांस वाले ऑर्डर की डिलीवरी हो गई है। दरअसल देवांश और आहान की एक अगल कंपनी थी जिसमें वो दोनों पार्टनर थे। ये कंपनी उन दोनों ने कॉलेज टाइम में स्टार्ट की थी। अंश अपने किसी अलग सोच में डूबा था। देवांश की नजर जब अंश पर जाता है तो वो आहान को इशारा करता है। देवांश, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? अंश, मैं डॉल के बारे में सोच रहा हूँ। देवांश, और वो क्या सोच रहे हो अंश? हमसे मिलने के पहले उसकी लाइफ कैसी होंगी? उसकी हालत देखकर यही लगता उसको किसी ने काफी टॉर्चर किया है। देवांश, अगर ये बात सच है तो अभी भी डॉल की जान खतरे में है। आहान, मेरी एंजल को मेरे होते हुए कोई छू नहीं सकता है। उसकी आंखों में एक अगल ही जुनून दिख रहा था। गार्डन, अभी क्यूटी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, बोल अपना हाथ आगे करती है। उसके हाथों में एक क्यूट सा एक रैबिट था। ईशा ये देख खुश हो गई और रैबिट अपने हाथ में ले देखने लगी। ईशा, ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल रुई की तरह, बोल उसके साथ खेलने लगती है। सब उसी को देखने लगते हैं। रैबिट आगे और ईशा रैबिट के पीछे भागने लगती है। उसकी खिलखिलाने की आवाज पूरे गार्डन में गूंज रही है। विक्की, आज एक प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद हम बाबी डॉल को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हमेशा खुश रखेंगे। तीनों हाँ में सर हिला देते हैं। फिर सब ईशा के साथ खेलने लगते हैं। आहान, अंश और देवांश जब गार्डन में आते हैं तो उनको ईशा की हंसने की आवाज सुनाई देती है। उनके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। आहान, काफी रात हो गया है, सब अपने अपने रूम में जाओ, बोलकर आह्वान ईशा के पास जाता है जो कि अभी भी उस रैबिट के साथ खेलने लगी है। आहान उस रैबिट को ईशा के हाथ से लेकर वही एक जगह रख दिया जो कि रैबिट के लिए ही बनी थी। आहान, एंजल अंदर चलो, काफी देर हो गया है, तुम्हारा टाइम पर सोना जरूरी है। ईशा, प्लीज थोड़ी देर और रुकने दीजिए ना, कितना सुकून है यहाँ, क्या हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं? आहान ईशा को लेकर वही गार्डन में लगे झूले पर बैठ गया। उसे भी ईशा के साथ अभी सुकून मिला जिसकी ना जाने उसने कितना इंतजार किया। ईशा ध्यान से चांद को देखती है जो कि अपनी चांदनी पूरे गार्डन में बिखेरी है। आहान एक तक अपने चांद यानी अपने एंजल को देखने में लगा था। ईशा, चांद कितना खूबसूरत है ना? आहान ईशा को देखते हुए, बहुत। ईशा, आपको पता है जब मैं अकेले थी तो मेरे पास कोई नहीं था जिसे मैं बात कर सकूं, तब चांद ही मेरी उम्मीद और मेरा सहारा थी। अपना हर दर्द, हर सवाल उसे करती, फिर थोड़ा स्माइल कर वो कोई जवाब नहीं देता लेकिन दिल में सुकून होता। मेरे अकेलेपन में ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। ये सब कहते वक्त ईशा के चेहरे पर एक दर्द था जो आहान देख और महसूस करता है। उसे भी अपनी एंजल के दर्द को देख दर्द हुआ। आज पहली बार ईशा आहान से अपनी दिल की बात की जो आहान को एक सुकून देता है। आहान, एंजल, तुम्हारे मन में जो भी हो तुम मुझे बताओगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास हूँ। इस दुनिया में कोई भी मेरे होते हुए मेरी एंजल को हर्ट नहीं कर सकता, बोल प्यार से ईशा के सर पर किस कर। एंजल, आई एम ऑलवेज विद यू। इस एहसास से ईशा की आंखें बंद हो गई। वो पहली बार इस प्यार को महसूस करती है। ईशा, अगर कुछ ऐसा हुआ जिसमें कोई आपसे मुझे अलग कर दे तो क्या आप मुझे धोओगे? आहान अपनी आंखों में एक जुनून के साथ, मेरे एंजल इस दुनिया में कहीं भी होंगी मैं उसे ढूंढ लूंगा और जो भी आपको मुझसे दूर करना चाहेगा मैं उसकी इस दुनिया से हस्ती मिटा दूंगा। ये सब बोलते हुए उसके आंखों में कुछ था जो कि ईशा को समझ नहीं आया, लेकिन उसके आंखों में देख एक पल के लिए तो ईशा भी डर गई। फिर वैसे ही ईशा आहान के कंधे पर सर कुछ ही देर में सो गई। आहान को अपनी गर्दन पर ईशा की धीमी सांस महसूस हुए। वो समझ गया ईशा अब सो गई। आहान ईशा को अपने गोद में उठाकर अपने रूम में ले गया। उसे को बेड पर अच्छे से सुलाकर खुद भी ईशा के पास आकर लेट उसको हक कर कर बोला, मुझे खुद पता नहीं चला कि कब तुम मेरा जुनून और सुकून बन गई, लेकिन अब अगर कोई कभी भी तुम्हें मुझसे अलग करने का सोचेगा अभी तो मैं क्या करूंगा यह मैं खुद भी नहीं जानता।
नेक्स्ट मॉर्निंग आहान की आंख सुबह 5 बजे खुली। वह जैसे ही बेड से उठने लगता तब उसे खुद पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। जब वह नजर घुमा कर देखा तब वो पता है कि उसकी एंजल उससे किसी कछुए के बच्चे की तरह चिपक कर सो रही है। अपनी एंजल को ऐसे देखा आह्वान के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आहान ईशा के होठों पर प्यार से एक छोटी सी किस कर बोला, गुड मॉर्निंग एंजल बोल बेड से उठ गया। आहान रेडी होकर अपने जिम में गया। करीब 6:30 तक वो जिम कर वापस रूम में आया तो देखा है कि उसकी एंजल अभी भी आराम से पिलो को हक कर सो रही है। आहान नहाकर कॉजल कपड़े पहन लेता है क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं जाने वाला था, आज वो यहीं से काम करने वाला था। आहान एंजल उठो सुबह हो गई, 7 बजे बज गया है, तुम्हें अपनी एक्सरसाइज भी करनी है बोल उसका सर प्यार से सहलाता है। ईशा कसमसाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तभी उसकी नजर आह्वान के हैंडसम फेस गया जो इस समय सूर्य की रोशनी में काफी अट्रैक्टिव लगता है। एक पल के लिए ईशा उसके फेस में ही मैं खो गई। उसका ध्यान आह्वान के आवाज लगाने पर खुलता है, होश में आते हैं उसका फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। उसका दिल बुलेट ट्रेन के स्पीड में दौड़ रहा था जो कि आहान भी सुनता है और यह सुन उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। ईशा दौड़कर बाथरूम में चली गई। उसको काफी शर्म आती है क्योंकि उसके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। करीब 7 बजे अंश ईशा को गार्डन में कुछ एक्सरसाइज करता है जिससे उसके पैर, हाथ और हर पार्ट अच्छे से वर्क करता है बिना दर्द किए। ऐसे ही 1 घंटे एक्सरसाइज कर वो वापस मेंशन में आते हैं। अब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। अंश और ईशा भी आहान के पास बैठ गए। आज ईशा के जिद करने पर आहान उसको खुद से खाना खाने का परमिशन दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब हाल में बैठकर बातें करने लगे। ईशा देवांश और अंश के साथ बैठे बात करती है जो देख आहान को अच्छा नहीं लगता। तभी उन्हें आयु और अवी की जोर जोर से लड़ने की आवाज आती है। आयु, तुम बेवकूफ हो, तुमको एंटीक चीजों की कोई समझ नहीं है, मेरे हाथों में जो है वो ज्यादा पुरानी और यूनियन है। अभी, बेवकूफ मैं नहीं, आप हो बेवकूफ, मेरे हाथ में जो है वो ज्यादा यूनिक और पुरानी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप दादू से पूछ लो। दादू आप देखकर बताइए कि कौन ज्यादा पुराना और यूनियन है। अभी के हाथों में एक पुराना तलवार और एक मूर्ति थी जो कि काफी पुराना थी। वही आयु के हाथों में एक पुराने जमाने का हंटर और एक फ्लावर पॉट था। दादू उन दोनों को ध्यान से देखकर कुछ बोलते उससे पहले सबको किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। सब आवाज की दिशा में देखे जहां ईशा अपना फेस घुटने में छुपाए थाथरा और रो रही थी। वो एक ही बात बोले जाती है, प्लीज मत मारो, दर्द होता है, प्लीज छोड़ दो, बचाओ, हेल्प मी, हेल्प प्लीज, प्लीज मत मारो, दर्द होता है। बोल रोए जा रही थी। वही उसकी हालत देख सब शौक थे, आहान भी शौक था। ये सब देखकर अंश जल्दी से होश में आकर, आहान मेरी बात ध्यान से सुन, ईशा को फिर से पैनिक अटैक आया है, ये सीरियस हो उससे पहले इसको शांत करना होगा, तो इसे हैंडल कर, मैं अपना मेडिकल किट लेकर आता हूँ। इसे अभी संभालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ईशा के ब्रेन के लिए डेंजरस हो सकता है। आहान हाँ में सर हिला ईशा की तरफ बढ़ जाता है। अंश, आहान तू जाकर जितना जल्दी हो सके उसको कंट्रोल कर क्योंकि वो तुमसे ही कंट्रोल होंगी, बोल चला गया अपना मेडिकल किट लेने। आहान एंजल, यहां तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, मैं हूं ना, शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो। ईशा तो किसी और ही दुनिया में थी। उसके आंखों के सामने कुछ तस्वीर आने लगती है। फ्लैशबैक स्टार्ट। एक अंधेरे कमरे जिसमें किसी तरह की कोई रोशनी नहीं थी। उसकी में एक करीब 8-9 साल की छोटी लड़की अपने चेहरे को अपने घुटने में छुपाए रो रही थी। उसके सर पर और बॉडी पर भी काफी चोट थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी एंटर हुआ जिसके हाथों में एक हंटर था। उस आदमी को देख वो छोटी लड़की डरकर पीछे होने लगी। वो लड़की अपने लड़खड़ाती आवाज में, प्लीज छोड़ दो हमें, मत मारो, बहुत दर्द होता है, प्लीज बोल, रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ये सुन वो आदमी जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगा, जैसे उसने अभी कोई जोक सुना हो। फिर अचानक, रुक, किसी साइको की तरह तुम्हें दर्द में देख मुझे सुकून मिलता है। इतना बोल वो आदमी उस लड़की को हंटर से मरना स्टार्ट कर दिया। प्लीज सिस, प्लीज मत मारो, कोई बचाओ, दर्द दर्द दर्द, वो चिल्लाती रही, रोते हुए गिड़गिड़ाते रही। मत मारो, लेकिन वो आदमी हंसते हुए बोला, और चिल्लाओ। उस रूम में उस लड़की की दर्द भरी चीखें गुजती रही। वो तब तक मरता है जब तक वो लड़की दर्द से बेहोश नहीं हुई। फ्लैशबैक एंड ईशा की नजर फिर उस हंटर पर गई। प्लीज मत मारो, दर्द होता है, ये सब बोलते हुए ईशा अपने हाथ जोड़ रोती और गिड़गिड़ाती है।
आहान ईशा की नजरों का पीछा कर देखता है, वो उस हंटर को देख ज्यादा पैनिक हो रही है। आहान, आयु हंटर को यहां से ले जाओ। आयु जल्दी से हंटर कमरे में ले गया। अब तक अंश अपनी मेडिकल किट ले आया। वो देखता है ईशा को सांस लेने में तकलीफ होती है। अंश, आहान जल्दी डॉल को पकड़ो। आहान जबरदस्ती ईशा को हक कर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अंश जल्दी से आकर एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही वो बेहोश हो गई। अंश, आहान इसको रूम में ले चलो, इसको रेस्ट की जरूरत है। आहान ईशा को लेकर रूम में गया। अंश भी उसके पीछे चला गया। आहान का रूम। आहान आराम से ईशा को बेड पर लेटाया। ईशा का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। अब तक अंश, ईशा को चेक कर। अंश, अब ये ठीक है, शाम तक होश आएगा। लेकिन आहान, इस तरह का पैनिक अटैक रिस्की है, हमें अब ज्यादा केयरफुल रहना होगा डॉल को लेकर। आहान, एंजल की रिपोर्ट कब तक आएगा? अंश, कल आएगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। आहान, ओके तुम जाओ। अंश रूम से निकल गया। नीचे हॉल में अभी माया जी के गले लगाए रोने लगी थी। ईशा की हालत अभी, माँ क्यूटी कितनी दर्द में है, उसने कितना कुछ सहा होगा, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। परिवार में सबकी आंखें नम थी। आयु, ये सब मेरे कारण हुआ, ना ही मैं वो हंटर लाता, ना ही परी की ये हालत होती। अंश आयु को शांत कराते हुए, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इस टाइम डॉल ट्रोमा में है, इसलिए हमें नहीं पता उसको कौन सी बात या हरकत ट्रिगर कर दे, उसको प्यार से हैंडल करना होगा। सब हमें सर हिलाते हैं। आयु, ठीक है, कल से हम डॉल को इतना खुश रखेंगे कि वो अपना सारा दर्द भूल जाएगी। आहान का रूम। आहान फोन पर थोड़े गुस्से में, लकी और कितना टाइम लगेगा। दूसरी तरफ से, बॉस मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कल तक उसको कंफर्म कर, मैं आपको बता दूंगा। आहान, कल ऑफिस में आ जाना बोल कॉल कट कर दिया। आहान ईशा को हक कर, एंजल जानता हूं तुम बहुत दर्द में हो, लेकिन अपना दर्द किसी को बताती नहीं हो। आई प्रॉमिस एंजल, जिसने तुम्हें ये दर्द दिया है, मैं उससे इससे 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। इस वक्त आहान के आंखों में एक आग था जो किसी को भी जला दे। ऐसे ही शाम हो गया। आहान 1 मिनट के लिए भी ईशा को ना ही छोड़ा, ना ही उसके फेस से नजर हटाया। ईशा धीरे धीरे अपनी आंख खोली। ये देख आहान अंश को इशारा किया, जो कि उसके रूम के सोफे पर बैठा था। अंश, डॉल अब कैसा फील हो रहा है? ईशा अपने सर पर हाथ रख। ठीक, बस सर में थोड़ा दर्द है। अंश, वो दर्द थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। ईशा फिर सैड हो गई, उसको आज जो हुआ सब याद आ गया। आहान उसको सैड देख, क्या हुआ एंजल, आप सैड क्यों हो, कहीं दर्द हुआ बातों? ईशा, अब सब हमसे गुस्सा होंगे और बात भी नहीं करेंगे। आहान, वो क्यों एंजल? ईशा, क्योंकि हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं था, अब हमसे कोई बात नहीं करेंगे। आहान स्माइल करते हुए, अच्छा आपको ऐसा लगता है तो चलिए आप खुद देख लीजिए, आपसे सब गुस्सा है या प्यार करते हैं। अंश, डॉल आप तो कितने क्यूट हो, आपसे कौन ही गुस्सा होगा। आहान ईशा को अपने गोद में लेकर नीचे आया, जहां सब बड़े बैठे शाम की चाय पीने में लगे थे, वही बच्चे स्नैक्स खाने में। आहान वही एक सोफे पर पहले ईशा को बैठाया, फिर खुद भी वहीं बैठ गया। दादाजी, अब कैसी है हमारी गुड़िया? दादी जी, हमारी गुड़िया इतनी चुप और उदास क्यों है? ईशा अपना सर झुकाकर, सॉरी प्रिया जी, उसके सर पर हाथ रख। आप सॉरी क्यों बोली? ईशा, हमारे वजह से आप लोग कितने परेशान हुए। दादी जी, आपने आज सॉरी बोल दिया, लेकिन आज के बाद हमें ये नहीं सुना है। आप हमारी बेटी हो और बेटियां सॉरी नहीं बोलती। अरविंद जी, बेटा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो अब आप हमें स्माइल करके दिखाओ, ऐसे आपका सैड फेस हमें अच्छा नहीं लगा। ये सुन ईशा स्माइल करने लगी। ईशा, प्रिया जी से, वो आंटी। प्रिया जी, हाँ बोलो बेटा। ईशा, अपने पेट पर हाथ रख, वो हमें भूख लगी है। ये सुन सब स्माइल करने लगे। प्रिया जी, क्या खाना है आपको? ईशा, कुछ स्वीट सा। माया जी अपने हाथों में केक लेकर आई। ये कैसा रहेगा हमारी गुड़िया के लिए? ईशा खुश होकर वाव चॉकलेट केक बोल खाने लगी। अभी क्यूटी थोर मुझे भी दो ना। ईशा, ठीक है, इतना बोलना था कि। अभी विक्की और आयु सब मिलकर खाने लगे। ईशा मुंह बना आहान को देखने लगी। आहान, कोई बात नहीं एंजल, मैं तुम्हें अच्छे वाले लाकर दूंगा। ये सुनते ही ईशा खुश हो गई। शाम का वक्त। दादाजी, दादी जी, प्रिया जी, अरविंद जी, माया जी और प्रवीण जी सब आहान का ये रूप देखकर शॉक हो गए। बाकी सबके लिए ये नॉर्मल था, क्योंकि वो लोग ईशा के आहान का केयर जानते थे। वही पूरी फैमिली के लिए ये बात नई है कि आहान किसी लड़की की केयर कर रहा है। दादी जी, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है
कि हमारे आहान है। प्रिया जी, हाँ माँ, हमें भी। आहान तो लड़कियों से नफरत करते हैं, लेकिन ईशा के लिए इनका बर्ताव बिल्कुल अलग है। ईशा के साथ ये एक अलग ही आहान बन जाते हैं। दादी जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि आहान उस हादसे के बाद कभी किसी की इतनी केयर करेगा, किसी को अपनी जिंदगी में आने देगा। प्रिया जी, आहान पहले से ही कम लोगों से इंटरेक्ट करते थे, लेकिन उस हादसे के बाद तो वो और ज्यादा बदल गए। माया जी, आप सही कह रही हैं दीदी, उनके जाने के बाद आहान का हम सब से मिलना भी कितना कम हो गया। अरविंद जी, आज कितने दिनों से बाद सब लोग ऐसे मिलकर खुशी के पल बिता रहे हैं, जिसमें हमारे आहान भी हैं। ये सब खुशियां ईशा के आने पर हमारे घर में आए हैं, वो हमारे लिए लकी है। दादी जी, अब तुम लोग क्या ये पुरानी बातें लेकर बैठे हो? छोड़ो ये सब, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे खुश हैं। दादी जी, हाँ, आपने सही कहा। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे और हमारी गुड़िया जल्दी ठीक हो जाए। दादी प्रिया जी से, बहू आज का सारा खाना हमारे बच्चों के पसंद का बनवाओ। प्रिया जी मुस्कुराते हुए जी माँ बोल किचन में चली गई। माया जी भी उनके पीछे चली गई। रात का समय, सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही खाने को देखते हैं, आयु, क्या बात है, आज कोई फेस्टिवल है क्या, इतना सारा खाना? प्रिया जी, आज का खाना आप सबकी पसंद का है। ईशा मुस्कुराते हुए, हम भी खा सकते हैं ये सब, हमें भी खाना है। आहान और अंश एक साथ बिल्कुल नहीं, सब उन्हें देखने लगते हैं। आहान, एंजल, आप इतना ऑयली खाना नहीं खाओगी क्योंकि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अंश, आहान सही बोल रहा है, डॉल, आपकी हेल्थ के लिए ये खाना सही नहीं है। ईशा पप्पी फेस बना मासूमियत से, प्लीज भाई थोड़ा सा खाने दो ना प्लीज, उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट था। उसकी मासूमियत देख अंश, ठीक है लेकिन आप बस थोड़ा सा स्वीट खा सकते हो। ईशा खुश होकर, ठीक है। आहान अंश को घूर कर देखता है। अंश, आहान थोड़ा सा मीठा खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ईशा आहान से, प्लीज खाने दीजिए ना, थोड़ा सा खाओ। आहान ईशा के फेस देखकर, पहले अपना सूप खत्म करो। ये सुन ईशा खुशी खुशी सूप पीने लगी। बाकी सब भी अपना खाना खाने लगे। रात का टाइम, आहान का रूम, ईशा बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी। आहान रूम में आता है तो देखता है ईशा किसी गहरी सोच में गुम है। ये देख आहान चुपचाप बाथरूम चला जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद बाहर आता है, तब भी देखता है ईशा किसी सोच में है। आहान, एंजल, आप क्या सोच रही हो? अब जाकर ईशा का ध्यान टूटा। ईशा, कुछ नहीं। आहान, एंजल, मैंने आपको कहा है ना, आपके दिल में जो आए आप मुझसे पूछ या बोल सकती है। ईशा, वो हम ये सोच रहे हैं कि हम सबको यहाँ कुछ बोलकर बुलाते हैं। अंश, देवांश, विक्की, आयु को भाई बोलकर, तो आपको क्या बोलकर बुलाए? ये सब वो बड़े मासूमियत से बोलती है। आहान उसको हक कर, आपको जो हमें बुलाना है आप बुला सकती हो, ऐसे आप हमें बुलाना क्या चाहती हो? ईशा कुछ सोचकर, आप हमसे बड़े हो और बड़े को तो भाई बोलते हैं ना। ईशा का इतना बोलना था कि आहान उसके दोनों बाजू पकड़ थोड़े गुस्से में, आज आपने ये कहा दिया, लेकिन आज के बाद हमारे लिए आपके मुंह से ये वर्ड नहीं निकलना चाहिए। आहान को गुस्से में देख ईशा डर गई। ईशा को डरता देख आहान उसको हक करता है, तब जाकर वो थोड़ा शांत हुई। ईशा बड़े मासूमियत से, तो हम आपको क्या बोलकर बुलाए? आहान, कुछ भी बोल सकती हो आप। ईशा कुछ देर सोचकर, आप तो हमारे सेवियर हो ना, तो हम आपको आंसू बुलाएंगे, क्या ये ठीक है? बोल आहान को उम्मीद से देखने लगती है। आहान मुस्कुराते हुए, ठीक है। ईशा कुछ सोचते हुए, आप हमें तुम करके बुलाना, जैसे कि आप अभी को बोलते हो, हम आपसे छोटी है ना और तुम अपना लगता है। आहान उसके फोरहेड पर किस कर, ठीक है अब सो जाओ, बहुत बात हो गई, बाकी बात कल करेंगे। थोड़े देर में दोनों सो जाते हैं। सुबह का वक्त, आहान का रूम, आहान की नींद रेगुलर टाइम पर खुल जाता है। ईशा को देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। आहान उसके लिप पर पैक देकर, तुम सोच नहीं भी नहीं सकती कि तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। यू आर माई ओबेशन एंजल, बोल बेड से उठ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब अपने कम पर चल गए। आज अभी विक्की और आयु कॉलेज जाने वाले थे क्योंकि उनको एक असेसमेंट सबमिट करना था। अंश हॉस्पिटल और देवांश तो कल रात में ही चला गया था। आहान को भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ जाता है। आहान जाने से पहले प्रिया जी से, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से कुछ टाइम के लिए ऑफिस जाना होगा, तो आप क्या एंजल का ध्यान रखेगी? प्रिया जी मुस्कुराते हुए, ये भी कोई बोलने वाली बात है, जरूर रखोगी।
आहान उनको मेडिसिन का बता और ईशा को अकेले ना छोड़ने का बोल ईशा को बाय बोल चला गया। प्रिया जी, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब आप हमें माँ बोलेगा नहीं मानेंगे आहान। हम जानते हैं आप हमसे प्यार करते हैं लेकिन माँ वाला नहीं। अंश अपने आराम से गाना सुनते हुए कार चला हॉस्पिटल जा रहा होता है। तभी अचानक कार एक स्कूटी से टकरा जाती है। अंश जल्दी से ब्रेक लगा कार से बाहर निकल देखता है। वो देखता है एक लड़की नीचे गिरी है। लड़की देखने में सुंदर थी। हाइट 5 फीट 5 इंचेस होंगी। गोरा रंग, काली आंखें और लंबे बाल। उसने व्हाइट जीन्स और एक ब्लू कुर्ती पहनी थी। अंश तो बस उसको देखने में गुम था। तभी उसकी गुस्से से भरी एक आवाज आती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता आंखें हैं या बटन? क्या हालत कर दिया मेरे धनों का। फिर अंश को देख, ऐसे क्या आंखें फारे देख रहे हो, कभी लड़की नहीं देखी क्या छिछोरे कहीं के। अंश होश में आकर देखो, अगर गलती मेरी है तो तुम्हारी भी है और मैं कोई छिछोरा नहीं हूं। लड़की अपने कमर पर हाथ रखकर, ऐसे कैसे, मेरी गलती थी, सारी गलती तुम्हारी थी। अंश देखो ये तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। मुझ जैसे मासूम लड़के पर तुम ऐसी इल्जाम नहीं लगा सकती। लड़की, ओए चमगादड़ की शकल के इंसान, एक तो चोरी ऊपर से सिनाजोरी। अंश व्हाट जोरी, और तुम्हारी हिम्मत किसे हुई मेरे फेस पर कमेंट करने की। लड़की, हेलो अंग्रेजी बाबू, अगर तुम्हारा हो गया तो जाओ यहां से और याद रखना तुमने जो मेरे धनों के साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। बोल वहीं पड़ी एक पत्थर उठा, उससे अंश के कार में कुछ स्क्रीच लगा। उसका हेडलाइट फोड़ देती है। फिर अपना हाथ झाड़कर, अब हुआ मेरी धनों का बदला पूरा, बोल अपने स्कूटी पर बैठ निकल जाती है। अंश तो गुस्से में कभी अपनी कार की तो कभी उस जाती हुई लड़की को देखता। अंश फिर गुस्से में, तुम्हें तो इसकी कीमत चुकानी होगी मिस तूफान मेल, बोल अपने कार में बैठ वहां से निकल गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।